जय हिंद साथियों। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आप जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी और वो जो है देश की लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर कौन सी धाराएं लगी थी और कौन सी धाराओं के अंतर्गत उनको फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर 3 धाराएं लगी थी, जो 121 ए है और 120 बी और 396। इन धाराओं के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी। अब आप दोस्तों अपनी रिसर्च करना, ये तीनों धाराएं जो मैंने बताई है आप इनको गूगल पे सर्च करो और देखो कि ये किन लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं। हम एक धारा की बात करेंगे, 121 ए जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर लगाई थी। वो धारा क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार वो धारा ये कहती है कि अगर आप भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल होते हो और भारत के खिलाफ आप नीतियां बनाते हो युद्ध करने की भारत सरकार के खिलाफ, तो आपके ऊपर ये धारा लगेगी और आपको आजीवन कारावास या बहुत बड़ी जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं। आजीवन कारावास हो सकती है, आपको फांसी इसमें हो सकती है। ये तीनों ही दे रखी हैं इसमें सजाएं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को 1927 में फांसी हुई थी और 1927 में भारत के लिए ये दंड संहिता किसने तैयार की? क्या भारत का उस वक्त कोई मालिक था जिसको हम कह सकते हैं कि वो जो धाराएं बना रहा था कि भारतीय दंड संहिता उस टाइम बन गई थी? अगर बन गई थी, क्या भारत उस वक्त आजाद था? क्या भारत को वो पावर थी कि वो अपनी दंड संहिता खुद लागू कर सकता है? 1927 में हमारे ऊपर किसका शासन था? भाई भारत के खिलाफ थोड़ी उसने कुछ काम किया है, वो तो भारत के पक्ष में काम कर रहा था। वो जो राम प्रसाद बिस्मिल और उसकी पूरी टीम जो काम कर रही थी, वो ब्रिटिश हुकूमत को यहां से फाड़ने के लिए काम कर रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य यहां से खत्म हो। यह बात तो तब समझ में आती हमारी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई लॉ और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी देता, और वो भी लंदन में देता। यहां क्यों भाई? क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को खदेड़ने के लिए लगा हुआ था ना देश में, क्योंकि वो तो देश की और देशवासियों की रक्षा कर रहा था। तो भारतीय दंड संहिता किसने बनाई उस वक्त? अगर वही दंड संहिता अब लागू है और वही दंड संहिता चल रही है, तो फिर 15 अगस्त को आप लोगों ने क्या किया? किससे आजादी ली आप लोगों ने? और भारतीय दंड संहिता अगर उस वक्त बन चुकी थी तो वो किसने बनाई? कौन लोग थे दंड संहिता को बनाने वाले और उसको मानने वाले? उस वक्त की जो पार्टियां थी और जो संगठन थे, मैं नाम लेता हूं सीधा। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी। आरएसएस भी देश को आजाद कराना चाहता था, कांग्रेस भी देश को आजाद कराना चाहती थी। क्या चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो टीम थी, क्या वो भारत के खिलाफ लड़ रहे थे? क्यों जाते हैं फिर उनको मालाएं पहनाने? क्यों उनके शहीदी दिवस मनाते हैं? क्यों ये सब? क्यों? किसके लिए आप लोग ये नाटक कर रहे हैं? साथियों, अब भी आप इस बात को समझ लो। राजीव दीक्षित जी पूरे 20-25 साल पूरी मेहनत लगा के गए हैं, समझा के गए हैं कि ये देश अभी भी गुलाम है, देश में आजादी आई नहीं है। अंग्रेजों ने उस वक्त के हिसाब से जो है दंड संहिता, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा गया है, भाई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की दंड संहिता थी, भारत की नहीं थी। वो उन लोगों को फांसी पे लटकाते थे जो उनके साम्राज्य को खत्म करने की बात करते थे। और आज भी यही है। आप देखो, सोनम वांगचुक पे किसने कहा था देशद्रोह का जो है धारा उस पे लगाई गई? क्यों लगाई भाई? अगर लगाई फिर हटाई क्यों? इसका मतलब आप लोगों को नॉलेज नहीं है देश चलाने की। जिनको नॉलेज थी देश चलाने की, उनको खत्म करो करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो साथियों, ज्यादा बात कहते हुए ना कहते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूं। ये मेरे अंदर के सवाल जो है उठ रहे हैं बार बार। राजीव दीक्षित जी की पूरी रिसर्च इसी के ऊपर थी कि देश आज भी गुलाम है, दंड संहिताएं ये बनाई गई थी अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए। आप लोग इन चीजों को पहचानो और किसी भी नेता को, दोस्तों इस बात को गंभीर से सोचो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो
अपने गांव में घुसने मत दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, नहीं तो यहाँ आप लोगों को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये आपके लिए नहीं सोचते, ये किसी और के लिए सोचते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1927 में भारतीय दंड संहिता के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा हुई थी। और बार बार ये जो बात आती है ना, हाई कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है कि शहीद भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव को किस लिए शहीदी का दर्जा दें, कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पे दे। तो भाई ये वही डॉक्यूमेंट है, मतलब ये जो शासन देश के अंदर चला हुआ है, न्याय जिसको बोलते हैं, ये कानून व्यवस्था चली हुई अंग्रेजों की बनाई हुई है, और इस सिस्टम में वो आतंकवादी ही रहेंगे जब तक आप लोग अपने गांव का सिस्टम नहीं बना लेते। वहां पे उनको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा। ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं, उनकी बनाई हुई व्यवस्था है, उन्हीं की बनाई हुई ये पार्टियां हैं, उन्हीं के बनाए हुए ये संगठन है। तो उनके सिस्टम में इनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। शहीदी का दर्जा आप इनको दिला सकते हैं। गांव गांव में ग्राम सभा आप लोग बनाइए और नेताओं की एंट्री को बंद कीजिए, नहीं तो आप लोगों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे और आपके शहीदों को ऐसे ही अपमान करते रहेंगे, आपके शहीदों का ऐसे ही अपमान करते रहेंगे। साथियों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। बार बार मैं आता रहूंगा और इस तरीके की वीडियो अब मैं बनाता रहूंगा, क्योंकि भाई समझ में आ चुका है आपको ग्राम सभा पुनः निर्मित करनी पड़ेगी। 1884 का वो एक्ट, वो कानून पढ़िए जब अंग्रेजों ने खत्म किया था ग्राम सभा को, वो आज भी जीवित है और उसको आप इकट्ठा होके आप उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं। सोचना इस बात पे जो ये धाराएं हमारे अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर लगाई गई थी, आप इन धाराओं को सर्च करना। क्या उस वक्त में दंड संहिता भारत की बन चुकी थी? अगर बन चुकी थी तो फिर ये नाटक क्या चल रहा था हमारे साथ? दोस्तों, बहुत गहन शोध के विषय हैं। आप अपनी विवेक और अपनी बुद्धि से सोचिए, तब जाके आपकी चीजें समझ में आएंगी। किसी भी की भी बात का यकीन मत कीजिए। आप इन धाराओं को सर्च कीजिए और भी सर्च कीजिए कि कौन कौन से क्रांतिकारियों पे क्या क्या धाराएं लगी थी और भारतीय दंड संहिता में क्या आज भी वो चल रही हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।